मित्रों, मीर की दिल्ली, गालिब की दिल्ली और अब बापू की दिल्ली, तीनों उजड़ी हुई दिल्ली या उजड़ती हुई दिल्ली के गवाह रहे। मीर के ज़माने में नादिर शाह ने दिल्ली लूटी और मीर के वो है कि आती हुई चारपाइयाँ देखी और सलाइयाँ देखी। गालिब के लिए तो दिल्ली अब मैं हूँ और मातमे यक शहर आरजू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। तो वो एक शहर आरजू का मातम मनाने वाले कवि थे। और गांधी जी जब अपने आखिरी दिनों में दिल्ली आए तो एक जो दिल्ली थी वो उजड़ रही थी, उजड़ चुकी थी। बहुत सारी जनसंख्या यहाँ से चली गई थी, नई जनसंख्या भी आ गई थी और लोग, मुसलमान खासकर, महरौली में थे। और एक इतिहासकार ने ये बताया हमें कि एक मुसलमान स्त्री ने, जिस दिन गांधी जी पहुँचे यहाँ, आज़ादी के दिन वो यहाँ नहीं थे, उसके बहुत बाद तक नहीं थे, वो नौखाली में थे, कलकत्ते में थे। जब यहाँ आए तो उस मुसलमान औरत ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा, अब हम महफूज हैं, महात्मा गांधी आ गए। तो ये वो दिल्ली थी जिसमें, और गांधी जी दिल्ली में कम रहते थे। असल में गांधी जी किसी शहर में कम रहते थे, वो इधर उधर घूमते ही रहते थे। और यहाँ उनके जो आखिरी दिल्ली का मुकाम है, उसके पहले वो आए थे तब भंगी कॉलोनी में रहते थे। हमारे मित्र जगदीश स्वामीनाथन, जो बड़े चित्रकार थे, उन्होंने वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो गांधी जी से असहमत लोगों की पार्टी थी, एक अखबार निकाला, मजदूर आवाज़। और हालांकि वो गांधी जी से चिढ़ने वाले लोग थे, लेकिन गांधी सबसे पहली प्रति तो गांधी को ही देनी थी, तो भंगी कॉलोनी में गांधी जी को देने गए। तो गांधी जी नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने देखा और स्वामीनाथन से पूछा कि किसके लिए निकाला है। तो स्वामीनाथन ने कहा कि नाम ही है मजदूर आवाज़। कहा तब हरफ मोटा होना चाहिए था, यानी उसका जो टाइप सेट था वो छोटा था, मजदूरों के लिए बड़ा होना चाहिए। तो स्वामी कहते थे कि हम लोग उस आदमी से इतना चिढ़ते थे, पर उसको हमसे बेहतर मालूम था कि मजदूर की लिए अगर पत्रिका निकालना है तो उसका हरफ कैसा होना चाहिए। इसी दिल्ली में गांधी की हत्या भी हुई। लेकिन वो दिलचस्प है कि वो जो दिल्ली थी, मैं प्रार्थना प्रवचनों से, उस ज़माने के जो उनके प्रार्थना, उनसे कुछ अंश आपको सुनाऊंगा कि हालांकि वो दिल्ली में थे और प्रार्थना प्रवचनों में जो बात करते थे, तो वो बहुत सारे शहरों से खबर आती थी उनके पास, मद्रास से, त्रावणकोर से, अजमेर से, लाहौर से, उत्तर सीमा प्रांत से, मेरठ से, और वो उसका उल्लेख करते थे हर दिन। यानी गांधी की जो दिल्ली थी वो असल में दिल्ली थी ही नहीं, वो एक तरह का छोटा मोटा हिंदुस्तान थी, क्योंकि हर दिन उनको कोई ना कोई चिट्ठी भेजता था। आज मुझे पता चला है कि मद्रास में खुराक की कमी हो गई है, इस तरह का कुछ कहीं से आया कि वहाँ मस्जिदें जला दी गई हैं। इस सब का उल्लेख गांधी अपने प्रार्थना प्रवचन में करते थे। इसी दिल्ली ने गांधी को सबसे अकेला भी किया।
दिल्ली पर और बहुत सारे लांछन तो लगाए ही जा सकते हैं, और हम जो दिल्ली वाले हैं हम ही ना लगाएं तो कौन लगाएगा। पर दो लांछन तो अभी भी हरे हैं। एक कि उसने इस महात्मा को सबसे अधिक अकेला किया, और दूसरा ये कि अंततः उसने उसकी हत्या की। दिल्ली वाले ने नहीं की, ये सही है, लेकिन हत्या तो दिल्ली में ही हुई। और वैसे तो सुधीर चंद्र ने प्रार्थना प्रवचन हमने 2 वॉल्यूम्स में छापा है रजा पुस्तक माला के अंतर्गत दोबारा से। उसमें सुधीर चंद्र ने भूमिका लिखी, उसमें गांधी जी का एक उदाहरण है। जब मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ तो कौन सुनता है? आज तो मेरी दीन हालत हो गई है। एक ज़माना था जबकि मैंने कहा ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था। आज ऐसी बात नहीं रही, वो ज़माना चला गया। इन शब्दों को पढ़ते हुए मुझे याद आती है व्यास की, महाभारत के रचयिता। वो भी अंत में कहते हैं, मैं अपनी हाथ उठाए कह रहा हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं। उसके पहले भावभूति भी कह चुके हैं कि मैं भी भुजा उठाए कह रहा हूँ और मेरी कोई सुनता नहीं है। काल निर्वधि है, पृथ्वी विपुल है, कभी तो कोई समान धर्मा होगा। तो एक तरह से ऐसा वक्त आता है महानता के जीवन में जब उसको सुनने वाले कम हो जाते हैं, और दुर्भाग्य से वो सुनने वाले कम हुए दिल्ली में। जब वो भंगी कॉलोनी में थे तो वाल्मीकि मंदिर है वहाँ। वो कहता है आप इस मंदिर में प्रार्थना मत कीजिए, लेकिन मंदिर तो मेहतरों का है। मेहतर भाई मेरे पास आकर रोते हैं कि हमारे मंदिर में आकर ये दूसरे लोग ऐसी बाधा क्यों डालते हैं। इन छोटे भाइयों को मैं क्या दिलासा दूं? मैं उनका बड़ा भाई हूं, मैं आला भंगी हूं, मैं बाहर की सफाई करता हूं, बाहर पाखाने उठाता हूं, लेकिन हमारे सबके दिल में भी मैला भरा हुआ है। असली भंगी को भीतर की सफाई करनी होती है, जो मैं कर रहा हूं। अगर इस मैले से को हम अपने दिल से हमने नहीं निकाला, अगर ऊंच नीच की बात हम में से नहीं हटी, तो हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है। उसी में ये सवाल उठता था कि गांधी जी आखिर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं कौन हूं? मैं किसका नुमाइंदा हूं? बरसों बीते, मैं कांग्रेस से बाहर निकल आया हूं, चवन्नी का मेंबर भी नहीं हूं, पर कांग्रेस का खादिम हूं। मैंने उसकी बरसों तक सेवा की है और कर रहा हूं। इसी तरह मैं मुस्लिम लीग का भी खादिम हूं और राजाओं का भी खादिम हूं, सबका खादिम हूं, पर नुमाइंदा किसी का नहीं हूं। हाँ, एक का मैं नुमाइंदा ज़रूर हूं। मैं कायदे आज़म का नुमाइंदा हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ शांति अपील पर दस्तखत किए हैं। हम दोनों ने मिलकर कहा है कि हिंसा से कोई राजनीतिक बात हम नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी बात है। उस अपील पर दूसरे लोगों की सही भी लेने की बात थी, लेकिन जिन्ना साहब ने कहा मुझे तो अकेले गांधी जी की ही सही चाहिए। इस तरह जिन्ना साहब का नुमाइंदा बन गया। उनके अलावा मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपील पर हिंदू की हैसियत से दस्तखत नहीं किए, किंतु हिंदू में जन्म से अवश्य हूँ। कोई मुझे हिंदू मिटा नहीं सकता। मैं मुसलमान भी हूँ क्योंकि मैं अच्छा हिंदू हूँ, और इसी तरह पारसी और ईसाई भी हूँ। सब धर्मों की जड़ में एक ही ईश्वर का नाम है। सबके धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं। ये मैं सिर्फ उनके प्रार्थना प्रवचनों से पढ़ रहा हूँ। आज तो चारों ओर अंगार फैल रहे हैं। इस आग से बचोगे तभी धर्म बच सकेगा। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ ये मुझे मालूम नहीं देता। मेरी शक्ति क्षीण होती जाती है। मेरा शरीर इस गर्मी को सहन करने लायक नहीं रहा। मैंने जो कहा है वो सत्य है, वो सब पर लागू होता है।
मैं जो कह रहा हूँ वो डरपोक दिल के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो बहादुर हैं और निस्वार्थ हैं, जो अपनी माँ की, लड़की की और अपने धर्म की रक्षा करते हुए मरना जानते, दूसरों को मारना नहीं। जो आदमी खुशी से मर जाता है वो मारने वाले से कहीं ज़्यादा बहादुर होता है। जुलाई 2 जुलाई 1947 एक भाई मुझे लिखते हैं, जगत में बहुत वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, कुछ ऐसी जिन्हें नापसंद करते हैं, जिसे लोग कबूल नहीं करते। उसको करना जिसे लोग पसंद नहीं करते, उस काम को हाथ लेना, ये तो मूर्खता की इंतहा है। तू तो लोगों को सच्ची राह बताता था, अब तुझे बुढ़ापे में भी ऐसा करना चाहिए कि लोग जिस रास्ते में जाएं उसमें तुझे समर्थन देना चाहिए। इसको सलाह दी जा रही है कि लोग तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुम लोगों की बात मानो। लेकिन मुझे यह चीज़ चुभती है, जो चीज़ लोकप्रिय बन गई उसे वजन क्या देना। जो कोई नहीं करते ऐसा काम करो। अगर तू अकेला है तो कुछ गंवाता नहीं। कानून तो ये है कि अकेला है तो भी तुझे काम करना है, फिर लोग चाहे राजी हों या नाराज। किसी शख्स ने ऐसा माना कि छोटे छोटे रेत के कणों से रस्सी बनाकर बिस्तर बांधूंगा, तो ये मूर्खता है। रस्सी तो मूंज से ही बनती है, जो काम करने लायक होता है वो तो करना ही है। बहादुरी तो मुझ में तब आएगी जब मैं मारा जाऊं, तो भी मारने वाले के भले के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहूं। ईश्वर का नाम भी मैं केवल मुंह से न लूंगा, पर उसे अपने हृदय में जिंदा बैठा हुआ देखूंगा। मंदिर मस्जिद में उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। अगर सब हिंदू ऐसे हो जाएं तो बहुत काफ़ी है। वे ऐसी बहादुरी की अहिंसा नबी सीखें और केवल थोड़े से सिख ही बहादुरों की अहिंसा अपना लें, और खालसा का एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर सच्चा बहादुर बने, तो हिंदुस्तान का काम बन जाएगा। हम आज अनेक झंझटों में पड़े हैं और इस तरह से आपस में विष पैदा हो गया है। अजमेर में भी यही हुआ है। अगर आप हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो यहाँ जितने मुसलमान पड़े हैं उनकी दुश्मनी करके नहीं कर सकते। मैं तो आजकल का ही मेहमान हूँ, कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा। पीछे आप याद किया करोगे कि बूढ़ा जो कहता था वो सही बात है। मैं कोई अकेले हिंदू धर्म की बात नहीं करता। इस्लाम धर्म भी मर जाएगा अगर उन्होंने कहा हम तो सिर्फ मुसलमानों को ही पहचानते हैं, बाकी तो हमारे दुश्मन हैं। इस तरह तो वे इस्लाम को दफना देंगे, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। ईसाई धर्म के लिए भी मैं यही कहूँगा, अगर वे कहें कि जो ईसा को नहीं मानते वे सब दुश्मन हैं और अहले किताब नहीं हैं, तो मैं कहूँगा कि वे गलती करते हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं उनके मानने वाले सब अहले किताब हैं। अगर वे कहें कि जो बाइबल को माने वो अहले किताब है, या जो कुरान शरीफ को मानते हैं वे वही अहले किताब हैं, तो मैं कहूँगा वे गलत रास्ते पर हैं। Look at the way he is. आज ये कहना कि राजनीति में अहिंसा नहीं चल सकती, निकम्मी बात है। आज जो काम हम कर रहे हैं वो हिंसा का है, मगर वो चल नहीं सकता। मेरठ के मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी हिस्सा लिया है। आजकल की राजनीति अविश्वास से चल ही नहीं सकती, इसलिए हमें मुसलमानों पर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया है कि भाई भाई बनकर रहना है, तो फिर हम किसी मुसलमान पर खामोखा अविश्वास न करेंगे, फिर भले वो लीगी हो। मुसलमान कहें कि हिंदू सिख बदमाश है तो ये निकम्मी बात है। ऐसी ही हर एक लीगी के लिए भी ये मान लेना बुरा है। अगर कोई लीगी या दूसरा कोई भी बुरी बात करता है तो आप उसकी खबर सरकार को दें। हमारा परम धर्म मैंने सबको बता दिया है कि न्याय हुकूमत के हाथ में रखने दें, अपने हाथ में न लें, वो वहशियाना काम होगा। मेरे पास बहुत से तार आ रहे हैं, सबका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए सभा के मार्फत
मैं आप सबका एहसान मानता हूं। आखिरी 23 जनवरी को गांधी जी यानी 7 दिन पहले उनकी हत्या के 23 जनवरी आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि भी है। तो गांधी जी ने शुरू किया इससे कि मुझे बताया गया है कि आज सुभाष बाबू की जन्म तिथि है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनका रास्ता मेरे रास्ते से अलग रहा है, लेकिन उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई उसमें सिर्फ बंगाली नहीं थे, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान भी थे, क्रिस्तान भी थे, सिख भी थे और औरतें भी थी। और फिर वो आगे चलते हैं तो एक आप कल्पना करें उस दिल्ली की, इसका कुछ वर्णन पिछले सत्र में हुआ भी कि ये दिल्ली एक साथ गांधी के सामने उजड़ भी रही है और बन भी रही है। गांधी एक गवाह भी हैं और हिस्सेदार भी। वो अपने को अलग नहीं मानते, वो अपनी हिस्सेदारी को कबूल करते हैं, लेकिन अपनी बात कहने से गुरेज नहीं करते। ऐसा निडर आदमी, कहते हैं कि गए सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में गांधी जी से कहने कि आपको खतरा है, क्योंकि वो 20 जनवरी को बम विस्फोट हुआ था और वो 3 लोग चले गए थे, गोडसे भी आया था तब, लेकिन फिर वो आएंगे और ख़तरा है, इसलिए प्रार्थना सभा में जो लोग जाते हैं उनकी खाना तलाशी करने की हमको इजाज़त दीजिए। गांधी जी ने कहा ना, प्रार्थना सभा में जो आएगा उसकी खाना तलाशी नहीं हो सकती, ये गलत होगा। सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री, अगर मेरी आप सुरक्षा करना चाहते हैं तो आप आके मुझसे पूछेंगे कि आपसे जो मिलने वाले आ रहे हैं उनकी हम खाना तलाशी करेंगे। आप खाना तलाशी करिए, ये आपका काम है, मैं मानूं या ना मानूं, पर बहरहाल उस पर बहस अभी नहीं। तो एक ऐसा निडर व्यक्ति जिसको ये अब पता है कि वो अब भारत के लिए गैर जरूरी हो गया है, वो भारत अब उसकी आवाज सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। हालांकि यहां भी उसकी आवाज तब सुनी जा रही थी, बावजूद इसके कि वो अकेला अनुभव कर रहे थे। आज मोहम्मद फारूकी ने जो पाठ किया उससे ये प्रकट हुआ कि उनकी आवाज सुनी जा रही थी। उनका आखिरी जो उपवास था वो पाकिस्तान को जो हमने वादा किया था 55 करोड़ या कितने का देने का, उसको लेकर था और कैबिनेट ने उसको माना, संभवतः बहुत अनिच्छा से, लेकिन माना। गांधी कहते थे मैं यहाँ मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगा और वहाँ हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। ऐसी निडरता, ऐसा दृढ़ संकल्प। इस समय की दिल्ली गांधी की उजड़ी हुई दिल्ली से भी बहुत दूर चली गई। ये जितनी दूर दिल्ली जा सकती थी गांधी से, उतनी दूर जा चुकी। गांधी यहाँ सिर्फ स्मारकों और एकाध कोई अभियान के, जिस अभियान के बारे में मेरी राय ये है कि गंदगी तो हटाओ सड़कों से और मोहल्लों से, तो कहाँ ले जाओ। एक ज़माने में गरीबी के बारे में ये कहा जाता था कि भाई गरीबी तो हटाओ, कहाँ ले जाओगे, तो कहा कि पिछवाड़े रख दो, तो सामने न नजर आए। इसी तरह से अब जो गंदगी हटाई जा रही है, वो गंदगी तो हटाओ, दिमाग में भर दो, कहीं तो जाएगी गंदगी। तो बहरहाल इस समय सुधीर चंद्र की एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है गांधी एक असंभव संभावना। गांधी इस समय एक प्रासंगिकता है।
एक तरह से आज की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त और सबसे निडर प्रतिपक्ष महात्मा गांधी, अपनी मृत्यु के इतने बरसों बाद भी। सुधीर चंद्र। मित्रों, अशोक ने जो ज़रूरी बातें थीं कह दी। जब मैं यहाँ आ रहा था बोलने के लिए तो मैं सोच रहा था कि बापू की दिल्ली, इसका मतलब क्या होता है। तो शुरू में ही अशोक ने उसकी वजाहत कर दी कि क्या बापू की दिल्ली, उजड़ी हुई दिल्ली। और इन्होंने कहा कि इससे पहले मीर की दिल्ली थी, गालिब की दिल्ली थी, दोनों उजड़ी दिल्ली थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है। मीर और गालिब चश्मदीद गवाह थे उस तबाही के, गांधी सिर्फ गवाह नहीं थे। अशोक ने उस बात पर, तो जब कभी बापू की दिल्ली की बात, ये अगर आप फ्रेज़ इस्तेमाल करें तो मन में आता है कि भाई बापू की दिल्ली तो फिर आदर्श दिल्ली होनी चाहिए। भाई राम की अयोध्या और रावण की लंका, मैं प्रतीक की बात कर रहा हूँ, तो उनमें अंतर तो हम मानते ही हैं, वरना राम की अयोध्या और आज के अयोध्या में फ़र्क क्या हुआ। जहाँ शेर और बकरी एक घाट पानी अगर नहीं पी सकते तो फिर वो राम की अयोध्या तो नहीं होगी। तो गांधी की दिल्ली कब थी? दिल्ली दक्षिण अफ्रीका से 15 में लौटे, जनवरी 15 में, और अप्रैल 15 में पहली बार गांधी दिल्ली आए। प्रिंसिपल सुशील रुद्रा के घर रहे, 2 दिन रहे। हरिद्वार जा रहे थे, मथुरा लौटना था। वो साल था जब गोखले ने कहा था कि भाई 1 साल बोलना नहीं, बस देखना देश को। और तब से लेके हत्या वाली विजिट तक, और वो 8 सितंबर को आए थे गांधी कलकत्ता से लौट के, और वो पंजाब जा रहे थे, वो तो दिल्ली के लिए लौटे ही नहीं थे। और शाहदरा पर सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर उनको रिसीव करने गए, दोनों के लटके हुए चेहरे। और जो सरदार हलवक गांधी के साथ मजाक किया करते थे, वो बुझे बुझे स्वर में उन्होंने बताया कि बापू ये हो रहा है। तो पंजाब जाना तो मुलतवी हो गया और दिल्ली में रह गए। तो 8 सितंबर से और 30 जनवरी तक बापू दिल्ली में रहे। इस दरमियान वो 80 बार दिल्ली आए या दिल्ली से गुजरे, लेकिन दिल्ली गांधी की कभी नहीं हुई। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ अशोक की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि दिल्ली सिर्फ एक रूपक है, और दिल्ली रूपक है हिंदुस्तान का। गांधी को दिल्ली ने नहीं अकेला किया, गांधी को हिंदुस्तान ने अकेला किया। गांधी को गॉडसे ने नहीं मारा, गांधी को हिंदुस्तानियों ने मारा। और गांधी 30 जनवरी 1948 से बहुत पहले कई बार मारे जा चुके थे, और गांधी जैसा व्यक्ति मारे जाके भी नहीं मारा जा सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी भी गांधी को जिलाने के लिए नहीं तैयार हैं। बात प्रासंगिकता की अशोक ने की। दुश्वारी हमारी ये है कि कोई मूर्ख ही होगा जो ये कहे कि गांधी प्रासंगिक नहीं है।
आज न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि संसार की कोई समस्या आप ले लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका के समाधान गांधी के पास नहीं है। वो चाहे टोटलिटेरियन मार्केट हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे स्टेट हो, चाहे हिंसा और अहिंसा का सवाल हो, कोई आपकी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान गांधी के पास नहीं है। तो गांधी तो प्रासंगिक तब भी थे और आज भी हैं। सवाल ये है कि गांधी संभव हैं, और गांधी संभव कब होते हैं और कब नहीं होते, ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। 32 साल गांधी हिंदुस्तान में रहे, दक्षिण अफ्रीका से लौट के। इन 32 सालों में कांग्रेस के बाहर जितना रहे उतना ही कांग्रेस के अंदर रहे। बाद में तो जैसे इन्होंने कहा कि 54 के सदस्य भी नहीं थे। इन 32 सालों में अगर आप गौर करें तो ज्वार और भाटा आता है गांधी की प्रासंगिकता का और गांधी की सफलता और असफलता का। 15 में आते हैं और 16 में पहली बार कहते हैं कि मैं वो करूँगा जो मैं दक्षिण अफ्रीका में कर रहा था, तो सब हंसते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका थोड़े ही है, ये भारतवर्ष है, यहाँ ये नहीं चलेगा। वही गांधी जिनका कि दक्षिण अफ्रीका की सफलता के बावजूद विरोध हुआ कि ये यहाँ संभव नहीं है, उसी गांधी को 18 में अप्रैल 18 एंटी रॉलेट सत्याग्रह लोग मानने लगे। उसी गांधी का 1920 में आपने पहला सफल, मैं उसको सफल मानता हूँ, असहयोग आंदोलन, फिर बाहर हो गए। स्वराज पार्टी ने गांधी को बिल्कुल ही अप्रासंगिक कर दिया। 29 में फिर गांधी की ज़रूरत पड़ी। 42 का आंदोलन अगर आपको याद हो, अगस्त 42 का आंदोलन, उससे हफ्ते भर पहले तक ये नहीं मालूम था कि कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा। पूरी कोशिश उनकी चल रही थी अंग्रेज़ों के साथ कि आप तैयार हो जाइए और हम फिर से सरकार बनाने को तैयार हैं। ये तो बिल्कुल अंत में गांधी के साथ वो आते हैं। तो जिस आदमी के जीते जी, जबकि वो माना जाता था सबसे बड़ा नेता, जब उस वक्त उसकी ज़रूरत पड़ने पर सुनते थे, ज़रूरत न पड़ने पर दूध की मक्खी की तरह निकाल देते थे। वो शायद थोड़ी अतिशयोक्ति है, दूध की मक्खी की तरह कभी नहीं निकालते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी बुला लेते थे। और अंतिम समय में मैं आपसे ये बात कहूँ कि गांधी से जब ये कहा इन्होंने कि बापू अहिंसा से काम नहीं चलेगा, कलकत्ता में और दिल्ली में जब किसी से कुछ नहीं हो रहा था तो बापू की अहिंसा से काम चला। और माउंटबेटन ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि जो हमारे 52,000 सिपाही नहीं कर रहे हैं वो एक अकेला आदमी ये कर रहा है, वन मैन पीस कीपिंग फोर्स। तो आप देख रहे हैं कि यही आदमी कुछ कर पा रहा है और फिर भी वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। तो जब ज़रूरत है तो गांधी, जो हम लोग बचपन में कहा करते थे, गांधी मजबूरी का नाम, ये बिल्कुल सही बात है। गांधी हमें सिर्फ तब याद आएगा जब हम बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। A lot has been said. अशोक जी ने अपनी बात रखी और सुधीर जी ने भी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम बापू की दिल्ली की बात करें तो आज अगर बापू होते तो दिल्ली में क्या करते। The city that he came to, as was mentioned for the first time in 1915, where he stayed with the then principal of my college, Sushil Rudra, and he spent 720 days in Delhi, visiting, as was said, 80 times. And the last 144 days of his life were in Delhi.
And there are many places in Delhi which are directly associated with him. Apart from Gandhi Smriti and Rajghat, there is Kasturba Kutir, there is what you were calling the Bhangi colony or the Valmiki colony. I mean, he's in Kasturba Kutir, he spent 6 months. Now for Gandhiji, who was always peripatetic, moving from one place to another, whether this was enough to say that Delhi was his or he was of Delhi is a debatable question, but Delhi played an exceptionally important part in his life. And if he was today here, when he was here, Delhi was defined by the last, I think, suburbs was Khan Market. People who stayed beyond it said, where are you going into the wilderness? Lodi Gardens. It was a mufassil, bureaucratic, political city, newly built, largely, the New Delhi area. But today it's the national capital region. It's an aggregation of wants, a jostling of desires, a cauldron of aspiration and ambition, and whether Gandhi is contextual or not is really relevant in asking the question whether he is that contextual today. I think both my previous speakers agreed that whether he expected them or not, people finally listened to him, even in his time, by the sheer will of his moral imperative. But today, I sometimes feel that what has died is, what we are witnessing is the demise of idealism itself, without which there can be no Gandhi. What we are witnessing is the exaltation of the ends to a point where the means have become totally irrelevant. In other words, the end is the only thing that matters, the means do not matter. And in this Delhi of today, the message that Gandhiji had would probably be put in an advertisement in a newspaper with little impact on real life. That is the metamorphosis that has happened between then and now, whether we like it or we don't like it. But there was another aspect of Gandhi in Delhi which is relevant today even more, which is Gandhiji's authenticity as a representative of not only an emerging nation but a culture and civilization which comes through in his interaction with the British, for which the stage was Delhi. Mountbatten writes, "Imagine my astonished delight to see Gandhiji entering the study of the Viceroy in the Viceroy's palace for an important political meeting in this very city, and Gandhiji had a finger on his lips, indicating to the Viceroy of India that today is his day of silence, and that if he wishes to speak to him, he must make some extra efforts." So Mr. Mountbatten, who was the Viceroy, continued to speak, and Gandhiji scribbled politely some few acknowledgements on the backside of used envelopes and showed it to him. So who was the master and who was not is a question to ask. Many of these anecdotes and incidents are described by those who worked with Louis Mountbatten. There was at the time when these parleys were on at a fairly intense pace, just prior to independence. I forget the name, I think it's Charles Smith or somebody who worked with Louis Mountbatten, who has said that at a meeting going on in the Viceroy's palace, there was a tea break, and there were sandwiches and scones and the tables were laden with, and Gandhiji took out a small steel box which had curd in it and then offered it to the Viceroy, telling him it's very tasty, try it. So here was the Viceroy serving an aspirant
the best that he could offer, and Gandhiji, without in any way smilingly offering to him curd. And it is said that the Viceroy took one spoon out of courtesy, but when Gandhiji insisted he have a second helping, he politely declined. There is another incident described by, I think, the butler of Mountbatten, where Gandhiji, again as part of these very frequent meetings at the Viceroy's palace. Now here is somebody, please imagine in your mind the moral force. Somebody who is living possibly in Gandhi Smriti, but also in the Bhangi colony. And there is an iconic picture which has been also shown in Richard Attenborough's film of his climbing the steps of Rashtrapati Bhavan, where it is said that Mountbatten was dressed for both. Gandhi was wearing so little. So there is, in one of these meetings, there is a lunch break for all the dignitaries who are there as part of these discussions and negotiations. And it's mentioned in the contemporary account written by one of the aides of the Viceroy Mountbatten, that while everybody was having this sumptuously laden repast, Gandhiji took a chatai which one of his helpers had bought with him, spread it on the ground, a thali was placed before him, and according to the person who has recorded this incident, he says that some filthy yellow stuff was served to him, which was probably khichdi, which you may have had at lunch today, I don't know. But it was filthy yellow stuff which Gandhiji sat down on the floor and smiling at everybody with great delight ate with his hands. So this is a man who is not derivative. This is a man who does not need to resort to mimicry. This is a man who is so assured under his own skin. Even in the capital of Delhi, meeting with the Viceroy, this is the Mahatma Gandhi that is a consequence of an entire journey of a search not only for what should be the truth for others, but who has discovered what is the truth for himself and has the courage of conviction to state it. So I think these little snapshots are as important as others when we think about it. Well, that reminds me of what happened. The very, very interesting anecdotes. Gandhi's life is so full of anecdotes. Charlie Chaplin wanted to meet Gandhiji. So he sent a letter. Gandhiji was staying in Kingsley Hall or whatever the name of the place. And Gandhiji did not know who the deuce Charlie Chaplin was. So all the requests that had come, he was rejecting some, and he rejected. So Muriel Lester, who was the hostess, and wrote a wonderful book which we have translated, Gandhi Ki Mezbani. Its book is called Entertaining Gandhi. And it was a book in which this is recorded. So she said कि no, Charlie Chaplin तो ये गरीबों के बड़े खैर ख्वाह हैं, इनको तो आपसे मिलना चाहिए. कहा ठीक है बुला लो. Now when Charlie Chaplin arrived, the conversation barely started, there was a time for prayer. So everybody sat, and Charlie Chaplin did not know what to do. So he sort of remained there, and he then recalls that there was some Besura music, which he thought Besura because it was not according to the Western, the scales, etc. Gandhiji went to meet the Viceroy in Shimla, some proposals. And Narayan Desai, who was the young son of Mahadev Desai, his secretary, was also there. Now the Viceroy looked at the proposals and he said, I'll have to send them to London and we have to wait for 5 days at least until we get a response from London. So all these young kids, they started getting very excited. They will spend 5 days in Shimla. As soon as they came out of the Viceregal Lodge, Gandhiji said, let's go to the station, we must go back to Wardha. He said, why? He said, there is this
I forget the name, there was a Maharashtrian who was suffering from leprosy. And Gandhi ji was tending him, looking after him. He said, 5 दिन अगर हम यहाँ रुक गए तो बहुत देर हो जाएगी. We'll go back to Wardha, I'll do the thing and then we'll come back. And the other story, when he goes to Buckingham Palace, the custom was that the buggy, if there is a head of a state, the buggy would go up to the exact middle of the stairs. But if there is a non-head of the state, then the buggy would stop a little early. But Gandhi was held in such awe by the British that when the driver started stopping, Gandhi said, "Nahi, chalo." So he went to the middle. And the emperor who was standing up there, the custom was that the head of the state will go a few steps and the emperor will come down and meet somewhere in the middle. So he went up and emperor also came. They sat down for lunch. And Gandhiji, who had been a Bharat Law, has studied in London, surely knew how to do with fork and knife, decided to eat with his hands. So the embarrassed host, the emperor, started eating with his hands because it will be impolite if the guest is eating with hands. There are several such episodes which are, in the one which I narrated, some of you might have heard it, Quit India. Resolution is being drafted. On the mud floor in Bapu hut in Sevagram. And a young man, this being drafted, and who are sitting there? Nehru, and Rajendra Prasad, and Sardar Patel, and Acharya Naren Dev, Maulana Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Kriplani, etc. And a young child comes and says, "Bapu, तुमने वादा किया था कि मेरे साथ खेलोगे, चलो." Gandhi ji adjourned the draft meeting, went away. And after 15 minutes came back, and by the time Sardar Patel was raising, he said, "Bapu, we are drafting an important historic resolution, and you went away with a child?" Gandhiji smiled and said, "Well, the resolution can wait, the drafting can wait, a child cannot." So there are, the rhythm of Gandhi's life and the way he did. Are you reminded of something? Ashok ji, there's one thing that we must all think about, and especially Sudhir ji is here, he's a historian. Did Delhi let him down in terms of his personal security? Gandhiji's Prarthana Sabhas at Gandhi Smriti, Teen Murti Marg, were a great draw, a great magnet. But surely the fact that there were a few people or a conspiracy brewing in opposition to Gandhiji which would resort to violence could not have been unknown, or was it underplayed? Because 20th January, he was fasting from January 13th to January 18th. And on 20th January, there was a bomb blast. That should have awakened people to the fact that there are people who, for whatever twisted, irrational, bigoted reasons that they have, are willing to resort to violence of a kind that the state needs to anticipate. This is the question which, because after all he died in Delhi, this question that we must grapple with. देखिए, ये सवाल अपने आप में कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि गांधी के लिए भी ये महत्वपूर्ण नहीं था। गांधी अपने को निमित्त मानते थे। ये तो गॉडसे ने आके मार दिया गांधी को। गांधी जब आमरण अनशन पर बैठते थे
उस वक्त वो किसके भरोसे बैठते थे? आज अगर वो आमरण अनशन पर बैठते तो क्या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती कि रोक लो इसको, ये सुसाइड करने जा रहा है? ठीक है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड वाला मामला थोड़ा लीनियंट कर दिया है। तो गांधी की फिजिकल डेथ कब होती है? वो डेथ बच सकती थी, डिले हो सकती थी, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट कम से कम मेरे लिए नहीं है। और वो आदमी जो कि 2 अक्टूबर 1947 उसका वाहिद जन्मदिन आज़ाद हिंदुस्तान में उसके जीते जी, ज़रा सुन लीजिए वो आदमी उस दिन क्या कहता है। आज मेरी जन्मतिथि है, इसमें खुशी की क्या बात, ये तो मेरे लिए मातम का दिन है। कभी मैं 125 साल जीना चाहता था, अब 100 भी नहीं, 90 भी नहीं, 79 में प्रवेश कर रहा हूँ, वही मुझको चुभता है। ज़रा गौर करिए, वही मुझको चुभता है, मैं यहाँ क्यों पड़ा हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर उसको मुझसे कोई बड़ा काम और कोई बड़ा काम नहीं कराना है तो मुझको उठा ले। और इसके ठीक 4 दिन बाद वो अपने प्रार्थना प्रवचन में आए हुए लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी मेरी इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए कि ईश्वर मुझको जल्दी उठा ले। मैंने शुरू में भी कहा कि गांधी की हत्या तो सिर्फ एक भौतिक घटना थी। गांधी का जीना मरना उनके जिंदा रहने न रहने पर मुनस्सर नहीं करता था, न तब न आज। और अशोक ने भी इशारा किया था, भाई अशोक ये गांधी हैं, होम मिनिस्टर बेचारा क्या कर लेगा। गांधी को पता लग जाता तो पटेल की ऐसी की तैसी कर देते कि ये तुमने कहाँ से ये आदेश दे दिया। तो जो ईश्वर के भरोसे रह रहा है, उनसे तो न जाने कितनी बार ये बात कही गई, उनका कि भाई वो मरने जीने पे तो किसी का बस नहीं, ये तो राम जाने, तो राम जब उठाएगा हम चले जाएंगे। तो सच बात मानिए, गांधी पहले भी मरे, 30 को मार दिए गए, और जैसे कि मैंने कहा हम जिस दिन चाहें उनको फिर से जिला सकते हैं। होती रहेगी आर्काइवल बहस इस पर कि कितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी, कितनी नहीं दी जा सकती थी। और भैया सच बात तो ये है कि हमारे नेता इतने अनखा गए थे गांधी से कि एक न एक दिन आज़ाद देश में गांधी ज़रूर हिंदुस्तान की आज़ाद जेल में जाते। और एक आखिरी बात इसी संदर्भ में आपसे कह दूं कि जो कि 125 साल जीने की इच्छा छोड़ बैठे थे, 18 जनवरी को दिल्ली में जब उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा तो वो इतने प्रसन्न हो गए, भोले भी थे गांधी कुछ मामलों में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इतिहास मस्खरा इतिहास होता है, उसने बुढ़ऊ को बेवकूफ़ बना दिया कि वास्तव में लोग अब उनकी सुनने लगे। मैं नहीं मानता कि लोग उनकी सुन रहे थे, वो गांधी की हत्या अपने सर नहीं लेने को तैयार थे। तो गांधी ने कहा कि अब मैं 133 साल जीना चाहता हूँ। मैंने हिसाब लगाया कि अगर गांधी 133 साल जी गए होते और वाकई आज़ाद हिंदुस्तान की जेल में न गए होते तो गांधी जब मरे होते 2 अक्टूबर 2002 को, तो गुजरात 2002 देख के मरे होते। क्या वो जीना होता गांधी के लिए? Well, we have finished our time, so thank you very much. Gandhi has to be discovered, rediscovered, explored, questioned, verified, vindicated. It is
the best that happened to us in several, perhaps in the millennia, and will continue to provoke us one way or the other. And that is where lies the irrepressible, the undying, the ceaseless, interminable presence of Gandhi in our lives. Thank you.